नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जवान। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सिलेक्शन वाला पे। आप सभी हैं सिलेक्शन वाला यानी सिलेक्शन के पद पे। तो सारे दोस्त, जो भी दोस्त इस वीडियो को देखेंगे, आप कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। जो भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ये उन बच्चों के लिए, उन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम वो क्वेश्चन करेंगे जो भी हाल फिलहाल में 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें आपसे पूछा गया है। तो इसी नोट के साथ आज हम इस बेहतरीन सेशन का शुभारंभ करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए दोस्त, जो भी दोस्त आप जो भी एग्जाम की तैयारी करेंगे उसका प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप जो भी एग्जाम की तैयारी करें उसका प्रीवियस ईयर आपको करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे स्टैटिक जीके हो गया, उसमें क्वेश्चन कहां से आता है, रिपीट होता है। तो बहुत सारे, जैसे किसी भी एग्जाम में एक लेवल होता है कि टफ क्वेश्चन, मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी का थर्ड शिफ्ट में 2024 में जो एग्जाम हुआ उससे पूछा गया। क्या बोल रहा है कि प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को किस नाम से जाना जाता है। यानी जो हलवाए होते थे, जो साधारण, उनको किस नाम से जाना जाता था। कहां पे? तो तमिल क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, तमिल क्षेत्र में। तो तमिल क्षेत्र में अलग अलग नामों से लोगों की उपाधि दी जाती थी। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, ऑप्शन दिया है उनवार, वेल्ला, कैडेसियार या ग्राम भोजक। तो ग्राम भोजक, ये जो नाम है ग्राम भोजक, ये ग्राम प्रधान को दिया जाता था। इसकी उपाधि किसको? तो जो ग्राम प्रधान होते थे उनको इसकी उपाधि किसकी? तो ग्राम भोजक का। उसके बाद जो बड़े भूस्वामी होते थे, जिनके पास बड़े भूखंड यानी जिनके पास जमीनें ज्यादा होती थी, उनको क्या बोलते थे? तो बेल्ला। ये याद रखेंगे, जिनके पास बड़े भूस्वामी, जिनके पास ज्यादा यानी जमीनें जिनके पास ज्यादा होंगी, भूस्वामी होंगे, उनको क्या बोलते थे? तो बेल्ला। उसके बाद आता है कैडेसियार। ये किसको बोला जाता था? तो भूमिहीन मजदूर, जिन मजदूरों के पास अपनी जमीन नहीं होती थी, यानी भूमिहीन जमीन जो होते थे उनको कैडेसियार बोलते थे। कहां पे? तो तमिल क्षेत्र में। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या ऑप्शन बच गया आपके पास? तो उनवार। तो प्राचीन भारत में तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को क्या बोलते थे? तो उनवार। यानी ऑप्शन ए होगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्त, तो इस यहां से आप 4 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। अगर आप देखोगे तो ग्राम भोजक किसको? तो ग्राम प्रधान को बोलते थे। उसके बाद आता है कैडेसियार, कौन होंगे? तो भूमिहीन मजदूर, जिनके पास खुद का अपना जमीन नहीं होता है। उसके बाद आता है बेलला, ये कौन होते हैं? तो जिनके पास खुद की जमीनें होती थी, भूस्वामी होते थे, उनको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यानी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व एज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ विच लेजिस्लेटिव बॉडी। कहां पे काम करते हैं? ऑप्शन है आपके पास राज्य विधानसभा परिषद, राज्य विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। जो भी वहां पे क्या होता है? चुने जाते हैं लोकसभा के। अभी कौन है? तो ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। अगर आपने राज्यसभा की कार्रवाई देखी होगी, अभी हाल फिलहाल में एक काफी न्यूज निकल के आया था कि राज्यसभा के अध्यक्ष से कौन थी वो? तो हमारे अभिनेता अमिताभ बच्चन की पत्नी, क्या नाम है उनका? तो जया बच्चन। जया बच्चन जी का क्या होता? थोड़ा सा कहासुनी हुई थी। तो कौन थे वो? तो श्री जगदीप धनखड़। कौन है वो? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। क्लियर है? कौन होता है?
तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य करने का अधिकार मिलता है? यानी हमारे संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जिसने हम ये अधिकार दिया है कि कोई भी पेशा, कोई भी व्यापार, कोई भी वाणिज्य हम कर सकते हैं। पहले क्या था कि पुराने जमाने में लोग अपने पेशा के रूप में उनकी जाति निर्धारित की जाती थी। जैसे क्षत्रिय हैं तो कोई पेशा नहीं करते थे। उसके बाद आते थे वैश्य। वैश्य समाज क्या करता था? तो व्यापार करता था। लेकिन जब हम आजाद हुए, जब हमने संविधान को अपनाया, तो हमने संविधान में अनुच्छेद में यह स्वतंत्रता दिया सबको कि कोई भी किसी भी पेशा का काम कर सकता है, यानी कोई भी काम कर सकता है। तो ये पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन दिया अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 23 से 24। तो भारतीय संविधान में 19(1) का जी, ये जो अनुच्छेद है इसमें दिया गया कि कोई भी भारत का कोई भी नागरिक किसी भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार रखता है, यानी कोई पाबंदी नहीं होगी। तो कौन सा होगा? तो 19 से 22। क्या आंसर होगा आपका? 19 से 22। यह गारंटी देता है आप सबको कि हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी पेशा हम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डॉट से प्राप्त होता है। यानी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जब भी आपसे पूछा जाए जीडीपी है, देश की अर्थव्यवस्था किससे निर्धारित होती है? तो जीडीपी से। तो ये पूछा जा रहा है कि किसी भी देश का अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों अर्थात किससे? तो केवल कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र। ओके, अगला ऑप्शन है वाणिज्य और व्यापारिक क्षेत्रों से, या कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र। तो जीडीपी जो निकाला जाता है किसी भी देश का जीडीपी, वो क्या होता है? इसका नाम है सकल घरेलू उत्पाद। जितना आपने उत्पादित किया एक साल के अंदर, एक होता है ना कि तिमाही, 6 माही, कितना आपने उत्पाद किया किसी भी देश, तो किसी कृषि के क्षेत्र, औद्योगिक के क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन तीनों को मिलाकर क्या निकाला जाता है? तो किसी भी देश का जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी होगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि डांडरी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? यानी कि डांडरी डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया? किस भारत के किस स्टेट में कौन सा? तो डांडरी नृत्य शैली मतलब किस स्टेट से ये संबंध रखता है? ऑप्शन है तेलंगाना, हरियाणा, केरल और महाराष्ट्र। तो मैं बताऊं आपको, जो आदिवासी जनजाति है, कौन सी? जो आदिवासी हैं, इनमें क्या होता है? तो दिवाली के 14 दिन पहले, दिवाली के 14 दिन पहले इसका आयोजन किया जाता है। कहां पे? तो तेलंगाना में। तेलंगाना में। और क्या है? तो जो भी युवक होते हैं, जो अविवाहित होते हैं, जिनकी शादी अभी नहीं हुई होती है, वो इसमें पार्टिसिपेट या भाग लेते हैं। किसमें? तो डांडरी नृत्य शैली, आदिवासियों का ये एक नृत्य कला है जो कि सबसे ज्यादा फिर कहां पे है? तो जिसका संबंध तेलंगाना राज्य से है। भारत के किससे? तो तेलंगाना से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अच्छा, ये नाम सुन के आप डर मत जाइएगा कि बहुत बड़ा नाम है महान्यायवादी। होता क्या है? तो जो हमारे देश का अटॉर्नी जनरल होता है उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। तो पूछा जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2022 से किसे नियुक्त किया गया? आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ऑप्शन है मुकुल रोहतगी, आर वेंकटरमणी
या सोली सोराबजी या के वेणुगोपाल किसे नियुक्त किया गया? तो 16वें अटॉर्नी जनरल यानी 16वें थे महान्यायवादी किसे? तो 1 अक्टूबर 2022 को भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे? तो आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया। क्लियर है? भारत के कितने थे? तो 16वें। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि 15वें कौन थे, इनके पहले कौन थे? तो यही थे के वेणुगोपाल। ये कौन से थे? 3 से ठीक पहले, यानी इनका कार्यकाल जब समाप्त हुआ उसके बाद कौन? तो आर वेंकट रमनी। कब? 1 अक्टूबर 2022। और कौन थे? तो 16वें, यानी भारत के 16वें कौन थे ये? तो अटॉर्नी जनरल। क्लियर है? और 15वें कौन थे? तो के वेणुगोपाल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? यानी इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो उनके द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तीसरी, पहली, चौथी या दूसरी? कौन सी? तो विच 5-year प्लान ऑफ इंडिया was launched under the leadership of इंदिरा गांधी? यानी जब इंदिरा गांधी तो कब लॉन्च किया गया था ये? तो 1969 से लेकर 1974 तक, 1974 के बीच में इसे लागू किया गया था। जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी तो यही पूछा जा रहा आपसे कि कौन सा था? पहली था, दूसरा था, तीसरा था या तो चौथी? कौन सी थी ये? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये, जिसे लागू कब किया गया? तो 1969 से लेकर 1974 तक। कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का इसका लक्ष्य था और इसमें लक्ष्य दिया गया था कि हमारा विकास दर 5.6% यानी 5.6% लक्ष्य दिया गया था कि इसके दौरान हमारी विकास दर रहेगी, लेकिन वो आया कितना था? तो 3.3%। सरकार ने लक्ष्य लेकर चला था, जो गवर्नमेंट थी, कि हमें जो रफ्तार होगी वो 5.6% रखना है, लेकिन कितना आया था? तो एक्चुअली आया था 3.3। कौन सा था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कि डॉट पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। ऑप्शन दिया गया आपका अंतरराष्ट्रीय अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक केवल नागरिक का अधिकार या मौलिक का अधिकार। किस अधिकार का हनन किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा? तो कौन सा? तो रॉलेट एक्ट के तहत। तो 1919 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ, ये जो रॉलेट एक्ट आया था उसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया था। और इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला हत्याकांड हुआ और ये रॉलेट एक्ट इंडिया में कभी लागू ही नहीं हुआ, ये कभी लागू ही नहीं हुआ। तो क्या कर रहा था? तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन था। यानी ये क्या कर रहा था? तो हमारे मौलिक अधिकारों पे अंकुश लगाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया था और इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ और इसी के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। कौन सा? तो असहयोग आंदोलन इसके बाद से शुरू हुआ। तो किसका? तो मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा था। किसके द्वारा? तो रॉलेट एक्ट के द्वारा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की 2011 में जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? यानी
जो 2011 में जो जनसंख्या हुई थी, सॉरी जनगणना हुई थी, उसके अनुसार सबसे ज्यादा निम्नलिखित में दिए गए सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे ज्यादा साक्षर उस समय जो हुई थी, तो सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा था? तो केरल आया था। केरल कितनी थी? तो लगभग 94%। केरल का साक्षरता दर कितना था? तो 94%, जिसमें पुरुषों का था 96% और महिलाओं का कितना था? महिलाओं का आया था लगभग 92, कितना 92% महिलाओं का, और पुरुषों का 96%, सबसे ज्यादा आया था। उसके बाद किसका स्थान आया था? तो उसके बाद आया था लक्षद्वीप का, कितना? तो 92%। तो यहां पे जो ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, चंडीगढ़, तमिलनाडु, गोवा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, किसका? तो निम्न यहां पे जो ऑप्शन अगर आपसे पूछ देता है, यहां पे ऑप्शन केरल नहीं है, आपके ऑप्शन में केरल नहीं दिया गया है, तो केरल के बाद कौन सा है? तो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। तो क्या होगा? ऑप्शन डी। कितना परसेंट है इसका? तो 92% साक्षरता दर है, किसका? तो द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 2011 के जनगणना के अनुसार। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1909 में डॉट के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतरराष्ट्रीय खेल बन गया। यानी 1909 में किसका गठन हुआ था जिसके तहत क्रिकेट जो है एक अंतरराष्ट्रीय खेल बना? ऑप्शन आपका दिया गया है कि आईआईसी, उसके बाद है आईपीएल, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बीसीसीआई, बीबीसी, और उसके बाद है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो 1909 में किसका? तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का गठन हुआ था, और एकदम स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, कौन कौन से कंट्री थे? तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ये तीनों ने मिलकर क्या बनाया? तो इसका गठन किया आईसीसी का। बाद में अलग अलग कंट्री इसमें जुड़ते गए और ये बड़ा होता गया। तो कब हुआ? 1909 में, और इसी की स्थापना के बाद क्रिकेट जो है ये एक अंतरराष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त हुआ। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए कि एफआईएच यानी एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की थी? किस राज्य में? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या झारखंड? तो 13 से 29 जनवरी, 13 से 19 जनवरी को ये 2023 यानी 13 से 19 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ था भारत में। कौन सा? तो हॉकी का फुटबॉल। ये कहां पे आयोजित हुआ था ये आपसे पूछा गया है। उड़ीसा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या झारखंड में? कहां पे? तो ये खेला गया था उड़ीसा में। कहां पे? तो उड़ीसा में। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि कार की बैटरी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र है PbSO4? सल्फ्यूरिक अम्ल, लेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड अगर Pb लगा हुआ है तो Pb क्या होता है? लेड होता है, सीसा होता है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब 3 में देखो आप, लेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड। तो ये जो यूज होता है PbSO4, इसको हम क्या बोलते हैं? फास्ट व्हाइट। इसका दूसरा नाम क्या है? फास्ट व्हाइट इसको बोलते हैं। ये फास्ट व्हाइट या दूसरा नाम है मिल्क व्हाइट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो व्हाइट कलर का होता है। क्योंकि क्या होता है? तो क्या होता है? लेड सल्फेट होता है, SO4।
क्या होता है? तो लेड सल्फेट, इससे कार की बैटरी में इसका यूज किया जाता है, जिसका नाम फास्ट व्हाइट या मिल्क व्हाइट भी इसका दूसरा नाम है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि FIH जो अभी हमने पढ़ा कि जो पुरुषों का हॉकी टूर्नामेंट हुआ था 2023 में, जिसकी मेजबानी भारत के उड़ीसा राज्य ने किया था, तो वही पूछा जा रहा है कि इसको जीता किसने था, इसने किस देश ने जीता? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम या नीदरलैंड। तो जिसका आयोजन किया गया था 13 से 29 जनवरी 2023 में, तो फाइनल में कौन कौन सी कंट्री पहुंची थी? तो जर्मनी और बेल्जियम, ये दोनों कंट्री पहुंची थी फाइनल में, जर्मनी और बेल्जियम। तो किसने जीता? तो बेल्जियम को हरा के जर्मनी ने, किसने? तो जर्मनी ने खिताब अपने नाम, यानी पुरुषों का हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता 2023 का? तो जर्मनी ने जीता। किसको हराया था? तो बेल्जियम को हराया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है? तो GST। क्या ये? GST है। ऑप्शन है, देखिए, इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था। दूसरा ऑप्शन है कि ये केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 का संशोधन करता है। ठीक है, तो ठीक है, इसे 11 अगस्त 2023, कब? तो 11 अगस्त 2023 को वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। तो यह कथन सही हो गया। उसके बाद है, यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का संशोधन करता है। बिल्कुल सही, ये 2017 का जो अधिनियम आया था केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, उसी को संशोधन करता हुआ बिल था। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? A और B दोनों सही होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति के रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसने कोविड-19 महामारी वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत के योगदान और आगे की रास्ता रिपोर्ट तैयार किया? यानी जो रिपोर्ट आया था जब कोविड आया, यानी कोरोना जो आया था, कब आया? तो कोरोना 19, यानी कोविड-19 जब कोरोना 19 में आया था, तो उस समय एक रिपोर्ट बनाई गई थी। किसके? तो संसदीय समिति जो बनती है हमारे यहां, उसमें क्या सांसद भाग लेते हैं। तो किसके द्वारा, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन दिया गया, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली या PP चौधरी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं ये, उसके बाद राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, अरुण जेटली उस समय थे नहीं, उसके बाद PP चौधरी। ये क्या कौन है? तो बीजेपी के सांसद हैं। कौन है ये? तो बीजेपी के सांसद हैं और इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। इसके जो संसदीय समिति बनी थी कोविड-19 के दौरान, उसकी अध्यक्षता PP चौधरी ने की थी। बीजेपी की ये क्या है? तो सांसद थे उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हरेली, काजरी और मंडई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन दिया गया आपका पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। मंडई, ध्यान दीजिएगा कि मंडई, हरेली, कजरी और मंडई, ये क्या होता है? तो किसानों के द्वारा मनाया जाता त्योहार है। कौन मनाता है इसको? तो किसान। कब मनाते हैं? तो जब मॉनसून समाप्त होता है। जब मॉनसून समाप्त होता है तो नए फसल लगाने की तैयारी की जाती है, तो उसके पहले यह त्योहार मनाया जाता है। और कहां पे मनाया जाता है आपसे पूछा गया? तो पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या हरियाणा, कहां पे मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। किसानों के द्वारा मनाया जाता है कि उनको नया फसल लगाना है, उसी के उपलक्ष्य में सबसे पहले यह त्योहार मनाया जाता है। कहां पे? तो छत्तीसगढ़ में। क्लियर है दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध भारतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र में संस्थापक रुक्मणी देवी अरुणेड 1956 में डॉट को गौरवान्वित प्राप्त, यानी इनको 1956 में
कौन सा उपाधि या बोले आप पुरस्कार दिया गया था? किसको? तो प्रसिद्ध भारतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र के संस्थापक रुक्मणी देवी जी को क्या दिया गया? तो ऑप्शन है नटराज अकादमी पुरस्कार या कालिदास सम्मान पुरस्कार, भारत रत्न या पद्म भूषण। तो इनको 1956 में क्या दिया गया? तो पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया? इनको पद्म भूषण दिया गया 1956 में। इनको उन्हें क्या दिए? इनकी कला के क्षेत्र में दिए गए इनको इनके योगदान के लिए इनको 1956 में क्या? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए जो 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है वाणी जयराम, के.एस. चित्रा, सुलोचना चौहान या डी.के. पद्मल। किसको दिया गया था? तो कब? तो 2023 में। तो 2023 में पद्म भूषण दिया गया था उनके गायन के क्षेत्र में दिए गए योगदान। देखिए इन्होंने 19 भाषाओं में अपना आवाज दिया, संस्कृत को छोड़ के। क्वेश्चन आएगा कि इन्होंने कौन सी एक भाषा को छोड़ के बाकी 19 भाषाओं में अपना आवाज दिया? तो संस्कृत को छोड़ के इन्होंने 19 भाषाओं में अपनी आवाज दी। इनके अलग अलग यानी डाइवर्सिटी के कारण इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2023 में। तो इनको एक और बोलते हैं कि आधुनिक भारत के मीरा के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। कौन है वो? तो वाणी जयराम, साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं ये, और उससे पहले इनको 3 बार इनको गायन के क्षेत्र में क्या राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा चुका था। ठीक है, तो 2023 में इनको क्या दिया गया? तो पद्म भूषण। क्लियर है? ऑप्शन ए होगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉट से पहले भारत जननांकीय संक्रमण के पहले चरण में था। देखिए जनसंख्या का 3 चरण होता है। एक है पहला चरण, फिर है दूसरा चरण, फिर है तीसरा चरण। पहला चरण में क्या होता है कि जन्म दर भी ज्यादा होता है और मृत्यु दर भी ज्यादा होता है, और उसमें क्या होता है कि जनसंख्या आपकी कंट्रोल रहती है, यानी जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही लोग मर भी रहे हैं। तो उस समय क्या था कि भारत का जो पहला चरण था ये कब से था? तो 1920 तक, यानी 1921, 1980, 1960 और 1990। तो 1920 यानी 1920 तक जो मानते हैं वो कौन सा था? पहला चरण था। उस समय क्या होता था कि उसमें भारत आजाद नहीं था, कुपोषण था, तो ज्यादा शिक्षा भी नहीं था, तो जितना ज्यादा लोग जन्म लेता था उससे ज्यादा लोग मर जाता था। तो एक जनसंख्या कंट्रोल थी, तो इसे बोलते हैं पहला चरण। दूसरा चरण में क्या होता है कि विस्फोट, इसे बोलते हैं विस्फोटक, मतलब जनसंख्या का जो जन्म दर होता है सबसे ज्यादा होता है दूसरा चरण में। जितने लोगों की मृत्यु नहीं होती उससे ज्यादा लोग जन्म ले रहे हैं यहां पे। तो ये हो गया दूसरा चरण। तीसरा चरण में क्या होता है कि जन्म दर भी कम हो जाता है और मृत्यु दर भी कम हो जाता है। जैसे विकसित कंट्री हैं उन्होंने क्या किया, अपने जन्म दर को कंट्रोल किया, और शिक्षा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो वहां पे लोग बीमार भी कम पड़ते हैं, तो लोगों की मृत्यु भी कम होती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये तीसरा चरण। तो 1920 से पहले यानी 1920 तक क्या था, भारत का पहला चरण था। क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए। पहला चरण में क्या होता है, पूछा जाए आपसे कि पहला चरण में होता क्या है, तो पहला चरण में होता है कि जन्म दर भी ज्यादा होता है और मृत्यु दर भी ज्यादा होता है। दूसरे चरण में क्या होता है कि जन्म दर विस्फोटक तरीके से बढ़ता है। क्या होता है? विस्फोटक तरीके से बढ़ता है, जिसके कारण जनसंख्या भी काफी तेजी से बढ़ता है। तीसरे चरण में क्या होता है कि दोनों कंट्रोल होता है, जन्म दर भी कंट्रोल होता है और मृत्यु दर भी कंट्रोल होता है। क्लियर है? चलिए, तो आज हमने पूरा कंप्लीट सेट किया, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2024 में, ये सारा का सारा क्वेश्चन किसका था, तो
21/2/2024 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, सारा हमने डिस्कस किया। तो कल से क्लास डेली सुबह शाम में 6 बजे आया करेगी आपके लिए। तो आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपके नॉलेज में वैल्यू एड ऑन किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में आपने कितना सही आंसर दिया। हम मिलेंगे आपसे कल, फिर कल से, तब तक के लिए जय हिंद।